नमस्कार। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि प्लांटिंग मेथड्स प्लांटिंग किस तरह से की जा सकती है नर्सरी में। तो हमने 2 तरह से 2 रीतियों का 2 मेथड्स का डिस्क्रिप्शन किया था। एक तो डायरेक्ट सीड के द्वारा और दूसरा नर्सरी में जो पौधे उगे हुए हैं उनके द्वारा उन पौधों को अनियंत्र प्लांटिंग करना। तो जो पहली रीति है कि डायरेक्ट सीडिंग के द्वारा, तो उसके लिए हमने देखा था कि किस तरह से हमको पहले नर्सरी की वो तैयार करनी सॉइल को तैयार करना होता है और सीड्स को फिर डाला जाता है। तो वो सारी मेथड्स हमने देख ली थी कि किस तरह से सॉइल को तैयार किया जाता है। इसके बाद हम आते हैं कि जब सॉइल को तैयार कर लिया जाता है तो प्लांटिंग के लिए हम डायरेक्ट सीड को किस किस तरह से हम सोइंग कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि एक तो मौसम के ऊपर डिपेंड करता है, दूसरा मिट्टी वहाँ पर किस तरह की है उस पर भी डिपेंड करता है। तो एनवायरमेंटल फैक्टर तो उसके कारक है ही। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर के अलावा से हम उनमें मतलब इन्वायरमेंटल फैक्टर को देखते हुए हम किस तरह से डायरेक्ट सीड की सोइंग कर सकते हैं। तो सीड की सोइंग के लिए हमारे पास कई रीतियां हैं, कई मेथड्स हैं। तो उनमें से कुछ मेथड्स हैं जो स्पेशली जिनका उपयोग किया जाता है नर्सरी में। तो वो हैं, सबसे पहले आते हैं हम ब्रॉडकास्ट सोइंग। ब्रॉडकास्ट सोइंग मतलब कि जिसके अंदर हम जो जिस भी क्षेत्र में हमको सीड की सोइंग करनी होती है तो वहाँ पर हम यथासंभव सीड्स को छिटक के और सोइंग कर दी जाती है। यहाँ पर क्या होता है कि अधिकतर बीजों को मिट्टी में दबाने का कोई प्रयत्न नहीं किया जाता। जनरली हम क्या करते हैं, जब सीड्स को मिट्टी में डालते हैं तो उसके ऊपर मिट्टी में उसको कुछ सेंटीमीटर नीचे रखा जाता है। सीड को उसके ऊपर मिट्टी रखी जाती है, कहने का मतलब कि सीड के ऊपर कुछ मात्रा में मिट्टी होती है, सॉइल होती है। तो यहाँ पर सिर्फ छिटक के सीड्स को वितरित सॉइल में डाल दिया जाता है और उसके बाद उसके ऊपर मिट्टी में दबाने का किसी तरह से कोई प्रयत्न नहीं किया जाता है। लेकिन कभी कभी इस आशय से वहाँ पर खुरपी या कुदाली से मिट्टी को उलट पुलट कर दिया जाता है। तो इस प्रकार की बुवाई के लिए संपूर्ण क्षेत्र में भूमि की खुदाई करनी पड़ती है पहले। और यहाँ पर अन्य रीतियों की तुलना में बीज आवश्यक अधिक लगते हैं और निराई में भी कठिनाई होती है और व्यय भी अधिक होता है। इस प्रकार की बुवाई में भूमि जल्दी ढक जाती है और यह बुवाई, इस तरह की जो बुवाई है वो मतलब जो इस तरह से हम जो छिटक के सोइंग की जाती है जिसको हम ब्रॉडकास्ट सोइंग कहते हैं। तो यहाँ पर इस तरह की सोइंग में ये वाली जो सोइंग है ये जनरली जो जहाँ पर पहले से आग लग गई हो और जल आग से जले क्षेत्र फिर भूमि के फिसलने वाले स्थानों में उपयोग में ली जाती है। और इसका प्रयोग फीलिंग कूप्स में बहुत अधिक घास वाले क्षेत्रों में उन प्रजातियों के लिए किया जाता है जहाँ पर ग्रास को स्थापित किया जाना होता है। दूसरी तरह की जो सोइंग मेथड है वो है लाइन सोइंग। तो लाइन सोइंग में हम क्या करते हैं कि बीजों को मतलब पंक्तियां बना ली जाती हैं और बीजों को निश्चित दूरी पर, सीड्स को निश्चित दूरी पर पंक्ति में बोया जाता है। और यहाँ पर एक स्थान में एक ही पंक्ति होती है और पंक्ति में बुआई भी 2 प्रकार से होती है। जब किसी भाग में एक छोर से दूसरे छोर तक पंक्ति में लगातार बुआई होती है तो उसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस लाइन सोइंग। यहाँ पर आप ये डायग्राम में ये जो डायग्राम बना हुआ है यहाँ पर, तो ये वाली जो है ये कहलाती है कंटिन्यूअस लाइन सोइंग और ये वाली कहलाती है इंटरप्टेड लाइन सोइंग। तो यहाँ पर क्या होता है कि लगातार पंक्ति में, जैसे ये एक निश्चित एक पंक्ति एक लाइन बना रखी, इस लाइन में ही सीड की सोइंग की जाती है। ऐसे प्रत्येक कतारों में यहाँ पर इस तरह से सोइंग की जाती है। और यहाँ पर इंटरप्टेड मतलब बीच बीच में हमने कतारों को, यहाँ पर कंटिन्यूअस, ये देखिए आप, ये यहाँ से ये कंटिन्यू चल रही है लाइनें,
यहाँ पर बीच में इंटरप्ट कर दिया, ये लाइन इतनी चली, फिर यहाँ से इसको बीच में यहाँ ले लिया, फिर इधर ले लिया, तो इस तरह से ये खंडित हो जाती है। तो इस तरह की जो लाइन सोइंग है उसको हम कहते हैं इंटरप्टेड लाइन सोइंग कहते हैं। तो इसमें कि पंक्ति में कुछ दूर बोने के बाद हम जगह छोड़ देते हैं और उस पंक्ति में जो बोई हुई लंबाई है बिना कोई उसके एकांतर से हम बोना चालू कर देते हैं। तो इस तरह की जो होती है वो इंटरप्टेड सोइंग कहलाती है, लाइन सोइंग। तो यदि एक पंक्ति की बुआई वाला भाग दूसरी पंक्ति की बिना बुआई वाले भाग के सामने होता है, तब तो ये बुआई या तो खंडित होगी या फिर इसको स्टैगरेट भी कहते हैं, स्टैगरेटेड लाइन सोइंग भी कहा जाता है। तो इस तरह की जो बुआई होती है उसमें ब्रॉडकास्टिंग सोइंग से बीज कम लगता है और भूमि की खुदाई में भी व्यय कम होता है, और इनमें जो बीज बोने के बाद जो निराई की जाती है वो भी सरल हो जाती है। पर इस मेथड में एक जो दोष है इसका कि बुआई के लिए नालियाँ खोदने में जो मज़दूर चाहिए होते हैं वो उस कामों में दक्ष होने चाहिए, कि ऐसा ना हो कि बहुत गहरी नालियाँ खोद दी गई हों। तो जितनी सफिशिएंट स्पेस चाहिए, नालियाँ जितनी गहरी हो, प्रॉपर रूप से बनाई जानी चाहिए। तो और जहाँ पर नालियाँ खोदी गई हों उनको चिन्हित करना होता है कि यहाँ पर ही सीड की सोइंग की जानी चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर यदि वो लेबर यदि ट्रेंड नहीं है तो दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद जो अगली मेथड है वो है स्ट्रिप सोइंग। तो स्ट्रिप सोइंग में चौड़ी चौड़ी पट्टियों में बीजों को छिटक के कई पंक्तियों में बुआई की जाती है, और ये सोइंग भी जो लाइन सोइंग है, लाइन सोइंग की तरह या तो कंटिन्यूअस सोइंग या फिर इंटरप्टेड सोइंग की तरह हो सकती है। पट्टियों की चौड़ाई जो स्ट्रिप्स बनाई जाती है, यहाँ पर लाइन सोइंग में क्या होता है, एक लाइन में सोइंग की जाएगी, यहाँ पर कुछ चौड़ी चौड़ी स्ट्रिप्स बनाई जाती हैं और स्ट्रिप्स की जो चौड़ाई है वो साधारणतया 60 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर तक होती है, और कहीं कहीं पर 30 सेंटीमीटर चौड़ी भी बनाई जाती है। इस तरह की सोइंग में पट्टी में एक से अधिक पंक्तियों में या फिर पट्टी की पूरी चौड़ाई में बीजों को डाला जाता है, और इस तरह से जो रोपवन के किसी भाग में असफल, मतलब यदि हमने एक पंक्ति में बीजों को एक पट्टी में कई सारे बीजों को कई पंक्तियों में बीजों को डाल दिया है, तो उसमें असफल होने की संभावना कम होती है। और ज़्यादातर ये वाली बुआई जो है वो घास या खरपतवार वाले क्षेत्रों के लिए बहुत उपयोगी होती है, उपयुक्त होती है। और इसके अंदर जो भूमि खुदाई के लिए बीज और निराई का व्यय बढ़ता है, और जबकि छिटका बुआई जो होती है उसमें कुछ कम रहता है। अब पंक्ति वाली या फिर कह लो पट्टी बुआई जो है, इनके अंदर रिजेस और ट्रेंचेस बनाई जाती हैं। तो पंक्ति लाइन सोइंग में और स्ट्रिप सोइंग के अंदर रिजेस और ट्रेंचेस बनाई जाती हैं, और ये जो है वो अधिक वर्षा वाले, मतलब गीले स्थानों में या अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, उन क्षेत्रों में जहाँ पर भी थोड़ा पानी भर जाता है, तो लाइन सोइंग या स्ट्रिप सोइंग में भूमि तल पे ना करके, इन जहाँ पर मतलब पानी भरे रहने की संभावना होती है तो वहाँ पर हम सीधे भूमि को समतल भूमि पर ना करके, सीड को सोइंग ना करके हम वहाँ पर रिजेस और ट्रेंचेस बना देते हैं, और उन ट्रेंचेस के अंदर उन रिजेस के अंदर या ट्रेंचेस के अंदर हम सोइंग करते हैं। तो ऐसे स्थानों में चिकनी मिट्टी के बहने या जड़ों को मतलब जड़ें नेकेड होने का डर नहीं होता है, और जो रिजेस बनाई जाती हैं वो भी चौड़ी चौड़ी बनानी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये रिजेस बनाई गई है, यहाँ पर ये इस तरह से
ये रिजेस बनाई गई हैं और ये जो है ये ट्रेंचेस बनाए गए हैं ये। इसके बाद तो जहाँ पर कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं, सूखे हैं या कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं, यहाँ पर वाटर कंजर्वेशन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है कि बुआई जो है वो ट्रेंचेस या रीजेस में की जाती है। तो इसको हम कहते हैं इस तरह की ऐसी दशा में इस बुआई को, मतलब इन रीजेस और ट्रेंचेस में जहाँ पर वाटर कंजर्वेशन की थोड़ी प्रॉब्लम है, कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं, तो ट्रेंचेस में इसको ट्रेंचिंग सोइंग भी कहते हैं। मतलब इस तरह की सोइंग, इसी दशाओं में हम उस तरह की सोइंग करते हैं। इसके बाद आते हैं पैच सोइंग। तो पैच सोइंग के अंदर कुछ आयताकार या वृत्ताकार या खंडों में भूमि की खुदाई की जाती है और उसमें बीजों को डाला जाता है। तो जो पैच डिसाइड किए जाते हैं या पैचेस जिनको बनाया जाता है, तो भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न आकार के हो सकते हैं और इनको बनाने के लिए 15 से 25 सेंटीमीटर गहरी खोद के वेदरिंग होने पर इनको भर दिया जाता है और प्रत्येक पैच में बीजों की पर्याप्त संख्या बोई जाती है। एक जिसमें मतलब पर्याप्त संख्या में बोते हैं और उसमें एक ही, मतलब इतने बीजों को पर्याप्त संख्या में बोया जाता है और उसमें एक ही पौधे की आशा की जाती है। इस बुआई का सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि जो पैच सोइंग है उसमें अस्थाई नर्सरी का कार्य, मतलब ये जो है पैच सोइंग जो है ये रोप वन में अस्थाई, मतलब नर्सरी में अस्थाई प्लांटिंग का कार्य करते हैं और इनके अतिरिक्त पौधे उनके संलग्न रोप वन में असफल स्थानों को भरने का काम करते हैं। इसलिए भूमि की तैयारी जो है वो अपेक्षाकृत दूसरी बुआई की कंपैरिजन में सस्ती होती है और इसमें निराई के लिए पैचेस को, मतलब इस भूमि में यहाँ पर जो इस तरह से हम पैचेस तैयार करते हैं, यहाँ पर निराई के लिए पैचेस को ढूंढना थोड़ा कठिन होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इनको खूंटियाँ लगा लगा कर चिन्हित कर देते हैं, स्पष्ट रूप से चिन्हित कर देते हैं, जिससे कि निराई जब की जाती है, मतलब घास में जब दूसरी तरह की वीड्स या घास वहाँ पर लग जाती है तो उनको निराई करने के लिए वो यदि हमने मार्क कर दिया है तो हम आसानी से वहाँ से वीड्स और इन सबको हटा सकते हैं। तो जो शीघ्रता से बढ़ने वाली प्रजातियां हैं उनके लिए ये वाली मेथड सबसे अच्छी होती है। कुछ प्रदेशों में जैसे हिमाचल प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में देवदार की बुआई इसी रीति से की जाती है। अधिक वर्षा वाले स्थानों में स्ट्रीप ये पैचेस के द्वारा माउंट्स बनाए जाते हैं और ये माउंट्स और इस माउंट्स बनाए जाते हैं और इन माउंट्स में सोइंग की जाती है, तो इसको हम माउंट सोइंग कहते हैं। और टीले जो हैं, ये जो टीले बनाए जाते हैं, माउंट्स बनाए जाते हैं, ये भूमि तल से लगभग 1.2 मीटर लंबे चौड़े होते हैं और 60 सेंटीमीटर लगभग ऊपर 60 सेंटीमीटर लंबे चौड़े होते हैं और इनकी ऊंचाई तक पानी भरा जाता है, मतलब ऊंचाई से अधिक इनकी ऊंचाई जो है वो पानी भरने की ऊंचाई से अधिक होती है। मतलब ऐसा कि नीचे ज़मीन में पानी भर गया है लेकिन ये जो माउंट्स बता रखे यहाँ तक ऊपर तक पानी भरा हुआ नहीं होता है। तो और इसके विपरीत कम वर्षा वाले स्थानों में पिट सोइंग की जाती है। इसके बाद सोइंग की एक मेथड और है, डिबलिंग कहा जाता है जिसको छिद्र बुआई। तो ये जो छिद्र बुआई है डिबलिंग, इसके अंदर एक निर्धारित इस क्षेत्र में निर्धारित अंतराल पर, मतलब कुछ स्पेस रख के लोहे या लकड़ी के उपकरण के द्वारा भूमि में कुछ बीजों को दबा दिया जाता है और साधारणतः इस तरह की जो सोइंग है वो उन प्रजातियों के लिए प्रयुक्त की जाती है जिनके बीज बड़े होते हैं, जैसे अखरोट, ओक, इस तरह के बीजों की जो सोइंग है वो ये डिबलिंग मेथड के द्वारा की जाती है। परंतु छोटे बीज वाली जो प्रजातियां होती हैं उनको इस प्रकार से यदि बोना है तो उनको एक जगह पे एक बीज की जगह कुछ, मतलब जैसे जहाँ पर हम एक बीज बो रहे हैं, यदि बड़े बीज आकार में बड़े हैं तो एक ही बोते हैं, लेकिन यदि छोटे बीज हैं और उनको इस तरह से बोना होता है हमको,
तो हमको क्या करना होता है कि एक एक ही जगह पर कुछ अधिक बीजों को, एक से अधिक बीजों को डालना बोना होता है। तो इसमें व्यय तो कम होता है, लेकिन बोए बोए हुए स्थानों के अलग अलग होने तथा झाड़ी इत्यादि में छिपे रहने के कारण वन पशुओं से नुकसान नहीं होता है। इसके बाद जो ये तो हो गई हमारी सीड की मैथ कि हम किस तरह से सीड सोइंग, डायरेक्ट सीड यदि हमको सोइंग करनी है तो हम किस प्रकार से पर्टिकुलर एरिया में हम किस प्रकार से सोइंग करेंगे, किन किन विधियों का, किन किन मेथड का इस्तेमाल किया जाए। इसके बाद प्लांटिंग, अब दो तरह की मेथड्स थी हमारे पास प्लांटिंग की। एक तो डायरेक्ट सीडिंग थी और दूसरी थी कि जो पौधे नर्सरी में पहले से तैयार कर लिए गए, जैसे कि कुछ पौधे हैं जो कम छोटी, जो धीरे बढ़ रहे हैं, तो उनके लिए हमको उनको नर्सरी में तैयार करना होता है और तब जाकर हम उसको दूसरी जगह प्लांटिंग कर सकते हैं। तो इस प्रकार के जो प्लांट्स हैं, इस प्रकार के जो सीड हैं या इस प्रकार के जो प्लांट्स हैं, उनको हमको दूसरे क्षेत्र में जब लगाना होता है तो इस प्रकार के पौधों को हम नर्सरी में तैयार करते हैं और नर्सरी में तैयार करके और दूसरी जगह लगाते हैं। तो ये प्लांटिंग वाली जो मेथड है, इसमें हम जैसे इंटायर प्लांटिंग, तो इंटायर प्लांटिंग के अंदर क्या होगा कि ये कुछ इसकी जो मेथड है कुछ वो इस तरह से है, और बाकी इनका जो डिस्क्रिप्शन है पूरा, वो हम जब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन वाला हिस्सा जब पढ़ेंगे तो उसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें आएंगी। लेकिन चूँकि हम प्लांटिंग पढ़ रहे हैं तो प्लांटिंग के अंदर हमको ये सारी चीज़ें भी पता होनी चाहिए कम से कम, कि प्लांटिंग हम किस तरह से, किस किस तरह से और कर सकते हैं और ये क्या क्या है। तो इंटायर प्लांटिंग मतलब कि हम संपूर्ण पौधे को एक जगह से नर्सरी में हमने उसको उगा लिया है और नर्सरी में तैयार करके हम उसको वहाँ से कंप्लीट पूरी तरह से निकाल कर 1 या 2 साल के बाद उसको हम वहाँ से निकाल कर और दूसरी जगह लगा रहे हैं, इसको कहते हैं इंटायर प्लांटिंग। उसके बाद स्टम्प प्लांटिंग, तो इस प्रकार की प्लांटिंग में पौधों को 20 से 22 सेंटीमीटर लंबी जड़ और 1 या 2 सेंटीमीटर लंबा स्टेम, इसको छोड़ के बाकी इसका सब कुछ हिस्सा काट दिया जाता है। इसको हम कहते हैं स्टम्प प्लांटिंग। तो स्टम्प कहते हैं, और इसको निर्धारित स्थान पर बने हुए जो पिट्स बना लेते हैं या जो गड्ढे बनाते हैं जहाँ पर पौधा लगाना होता है, वहाँ पर लगा दिया जाता है। और इस तरह से लगाया जाता है कि जो रूट है वो ज़मीन के अंदर हो और जो स्टेम है वो ज़मीन के, भूमि के ऊपर हो। वन से प्राप्त होने वाले पौधों की जड़ें टेढ़ी मेढ़ी होती हैं और उनकी शाखाएं भी काफ़ी होती हैं। तो इस कारण से जो स्टम्प है वो साधारण स्टम्प प्लांटिंग यदि हमको करनी है तो उनको हमको नर्सरी में ही तैयार किया जाता है। इसके बाद जो और मेथड है वो है स्टेम कटिंग। तो यहाँ पर स्टेम कटिंग, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनकी एक ब्रांच को ही, मतलब एक स्टेम का छोटा सा हिस्सा जब मिट्टी में लगाया जाता है उसी से प्लांट को डेवलप कर लिया जाता है, जिसको हम कहते हैं कलम लगाना या कलम बना के और उसको लगाना। तो कलम बनाना इस स्टेम कटिंग के अंदर कि जो वृक्ष की शाखाओं से विभिन्न लंबाई की हम कलम बनाते हैं और 2 या 4 साल की आयु वाले पौधों के स्टेम का एक टुकड़ा, एक हिस्सा लिया जाता है और उसको एक दूसरे क्षेत्र में लगा दिया जाता है, जिससे कि एक नया प्लांट डेवलप होता है। फिर रूट कटिंग एक मेथड और है प्लांटिंग की, रूट कटिंग। तो इसके अंदर एक निश्चित लंबाई के जड़ के टुकड़ों को दूसरे क्षेत्र में, मतलब जो एक पर्टिकुलर, जैसे जो रूट स्टोरेज के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, और उस तरह की रूट को यदि हमको उस तरह के जो प्लांट हैं उनको हम रूट से जो लगाते हैं तो इस तरह से लगाते हैं कि रूट का एक हिस्सा हम उस क्षेत्र में लगा देते हैं जहाँ पर हमको वो प्लांट को डेवलप करना होता है। तो इसको हम कहते हैं रूट कटिंग। तो इस प्रकार से, और इसमें
जो यहाँ पर हम एक चीज़ और है कि जो स्टम्प प्लांटिंग है और रूट कटिंग। तो स्टम्प प्लांटिंग में हम क्या करते हैं कि उसमें से रूट के रूट को कुछ एक निश्चित लंबाई तक रख के बाकी सारी उसकी लैटरल रूट्स जितनी भी होती हैं उनको हम काट देते हैं। और इस वहाँ पर स्टेम को भी रखा जाता है। स्टेम का एक छोटा सा हिस्सा भी एक निश्चित लंबाई का रखा जाता है। यहाँ पर हम केवल रूट का ही एक टुकड़ा, एक निश्चित लंबाई का टुकड़ा लेते हैं और उसको हम दूसरे क्षेत्र में लगाते हैं। तो इस तरह से जो रूट कटिंग के द्वारा कि इसके अंदर दूसरी जड़ों को भी काम में लाया जाए, मतलब जो प्लांट दूसरी जगह पर लगा हुआ है वहाँ से जो दूसरी जड़ें हैं उनको भी निकाल कर इस तरह से काम में लिया जा सकता है। तो इस प्रकार से प्लांटिंग के द्वारा हम प्लांटिंग मेथड्स के द्वारा, मतलब सीडिंग और प्लांटिंग मेथड्स के द्वारा पौधों को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में लगाया जा सकता है। धन्यवाद।